हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बजट को। ठीक है, तो आज से गवर्नमेंट बजट का सफर यहाँ से शुरू होता है। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट बजट जो होता है या बजट जो होता है वो सरकार का एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट एक टूल है जिसके थ्रू सरकार जो है वो हमें बताने की कोशिश करती है कि आने वाले साल में किस तरीके से सरकार खर्च करेगी और पैसा कहाँ कहाँ से आएगा सरकार के पास। तो अगर बोला जाए गवर्नमेंट बजट जो होता है सरकार 1 फरवरी को जो है वो लाती है, खास करके कौन सा, जो सेंट्रल बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बजट है। ठीक है, तो हमें ये समझ कर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आज इसका पहला पार्ट होगा। पहले पार्ट में थोड़ा सा समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट होता क्या। तो भाई याद रखना, गवर्नमेंट जो बजट पेश करती है वो आने वाले साल के लिए, मतलब एस्टिमेटेड, याद रखना यहाँ पर एक वर्ड, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट। क्या होता है भाई? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसीट होता है। ठीक है, रिसीट्स बोल लो। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार का जो भी इनकम है आने वाले साल में वो कहाँ कहाँ से होगा भाई, और सरकार किस तरीके से खर्च करेगी। मतलब एस्टिमेटेड मतलब अनुमानित, मतलब अनुमान लगा रही है कि आने वाले समय में हम इस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। आप क्यों नहीं समझ रहे? पहला, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर। एक बात याद रखना कि जो पास्ट 1 ईयर है, तो गवर्नमेंट बजट जब पेश किया जाता है ना उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। क्या? इकोनॉमिक सर्वे। और इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है भाई? इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ये बताने की कोशिश करता है कि पिछले साल जो हमने बजट पेश करा था वो किस तरीके से परफॉर्म करा। तो पहले ये बताता है, उसके बाद जो है द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। और दूसरा काम क्या करता है बजट के तहत कि आने वाले एक साल में, मतलब 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होता है भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो आने वाले समय में जो होगा वो हम कौन कौन से पॉलिसी पर कितना कितना खर्च करने वाले हैं। तो बस देखो, बोलेगा गवर्नमेंट बजट क्या है, डायरेक्टली अगर पूछेगा तो बोलोगे आप द गवर्नमेंट बजट इज द एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कि आने वाले साल के लिए। ठीक है, लेकिन उसके पहले सरकार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से इकोनॉमिक सर्वे बोलकर चलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब आगे अगर आया जाए तो व्हाट एक्चुअली गवर्नमेंट बजट मींस, द गवर्नमेंट बजट इज द स्टेटमेंट। याद रखना, तो गवर्नमेंट बजट का ना कहीं इस्तेमाल जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया। संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। मतलब अगर देखा जाए सिंपल सी बात, तो वहां पर लिखा गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि सरकार को क्या पेश करना चाहिए या क्या पेश करना होगा भाई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल। ठीक है, उसमें डेट भी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन जनरली बजट 1 फरवरी को जो है वो पेश होता है भाई हमारे देश में। ठीक है, और वही बजट 1 अप्रैल से लागू होने लगता है। ठीक है, 2 महीने का गैप इसलिए रखा जाता है ताकि जो नेक्स्ट वाला, जो पिछला वाला बजट है वो एक तरीके से उसके साथ नेक्स्ट बजट को हम अलाइन कर पाए। 2 महीने पहले से हमारा तैयार है, तो जब एक खत्म हो रहा है तो दूसरा उसी के साथ अलाइन करते जा भाई, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट बजट है, एक स्टेटमेंट है जो कि क्या है, एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव। सरकार जो बजट लाती है उसमें 2 ऑब्जेक्टिव होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या भाई? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। सरकार जब भी बजट लाती है या वो पॉलिसी लाती है उसमें 2 चीज पर फोकस करके चलती है, एक तो ग्रोथ के ऊपर और दूसरा क्या भाई, स्टेबिलिटी के ऊपर, कि जो है इकोनॉमी ग्रो कैसे करे और इकोनॉमी स्टेबल कैसे रहे। अब यहाँ पर 2 चीज समझने वाली है कि ग्रोथ करेगी तो सरकार किस पर फोकस करके चलेगी कि हमारे देश में जीडीपी किस तरीके से बढ़े। क्या बढ़े भाई? हमारे देश में क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस तरीके से बढ़े। दूसरा है स्टेबिलिटी, मतलब हमारे देश में इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल कैसे रहे। तो सरकार कभी भी अगर कोई पॉलिसी लाती है या खर्चा करती है तो इन दोनों को ध्यान में जरूर रखती है। और सरकार जो खर्चा करती है वो गवर्नमेंट बजट के तहत ही करती है ज्यादातर। ठीक है,
तो एक तरीके से बोला जाए कि ट्विन ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट का क्या है भाई, सरकार जो लाती है, एक तो ग्रोथ करना और दूसरा है स्टेबिलिटी को लाना, ताकि इकोनॉमी में कोई भी इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह ना हो सके। ठीक है, दो चीज, कौन सा, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, बस ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आगे देखो, ये वाला जो पॉइंट है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक भी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। हमने क्या बोला कि अगर शॉर्ट ऑब्जेक्टिव देखा जाए या मेन ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो दो होता है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी, है कि नहीं, कि भाई ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है सरकार और एक तरीके से स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करती है सरकार। मतलब सरकार जो है वो जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करके चलती है। लेकिन अगर उनमें से भी बेसिक जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो एक तरीके से कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला कौन सा ऑब्जेक्टिव है भाई हमारा, जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होता है, व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब मैंने बता रखा है कि एक देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनता है उसकी जितनी वैल्यू है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अगर हमारे देश में 50,000 करोड़ का सामान बना तो हमारे देश की जीडीपी कितनी है, 50,000 करोड़ की। तो सबसे पहला फोकस या ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य जो एक गवर्नमेंट बजट का होता है वो क्या होता है, ताकि इकोनॉमी जो है वो जीडीपी के मामले में ग्रो कर पाए। ठीक है, या हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा सामान या ज्यादा से ज्यादा सर्विस जो है उसका प्रोडक्शन हो पाए। क्लियर, तो समझ में आ गया यहाँ पर। तो अगर पहले से ज्यादा हो रहा है इसका मतलब हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है, और अगर पहले से कम हो रही है मतलब हमारा जो बजटरी पॉलिसी है वो सही नहीं है। सिंपल सी बात है, मतलब जो बजट में जिस तरीके से प्लान किया जा रहा है वो प्लान को एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। क्लियर। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि भाई सारे को जितने जितने रिसोर्सेज की जहां जहां कमी है वहां वहां उन रिसोर्सेज को पहुंचाना, ताकि कोई भी जो लोग हैं या फिर रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो क्रिएट ना हो पाए, है कि नहीं। आप मान लो कि हाई टैक्स किससे लिया जाता है भाई, हाई टैक्स किससे लिया जाता है, रिच से लिया जाता है हाई टैक्स और पुअर से लिया जाता है लो टैक्स। क्यों भाई, ताकि जो रिसोर्सेस हैं वो अमीर से थोड़ा बहुत गरीब में ट्रांसफर हो पाए। तो सरकार का ये भी काम है भाई कि अमीरी गरीबी जो है वो एक तरीके से मिटाए, और वो कैसे करेगी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। अब चावल आटा दाल जो सरकार फ्री में बांटती है वो किसको नहीं देती है भाई, वो किसको नहीं देती है, अमीर आदमी को तो देती नहीं है, गरीबों को देती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज जो है, जो देश का रिसोर्स है वो गरीबों में ज्यादा बांटा जा रहा है इन कंपेयर टू अमीरों में, क्योंकि जो नीड है वो गरीबों को ज्यादा है, जिससे एक तरीके से बैलेंस बन पाए इकोनॉमी में। क्लियर। दूसरा तीसरा है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। देखते हो कभी कभी कि जैसे बिहार है और दूसरा आप देख लो केरला है, तो ज्यादा कौन है अच्छा भाई स्टेट, हाँ ग्रोथ के मामले में जिस जो स्टेट है ज्यादा ग्रो कौन किया, केरला। मतलब वहां पर एजुकेशन अच्छी है भाई, वहां की जीडीपी भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है, वहां पर हेल्थ भी अच्छा है कि नहीं, और यहाँ की जीडीपी भी अच्छी है। लेकिन अब मान लो कि ये केरला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को 50 लाख करोड़ मान लो कि ये टैक्स देती है, ठीक है। अब मान लो क्या उनका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, क्या सिर्फ वो केरला को बढ़ाने में फोकस करेगी, नहीं ना। वो चाहेगी ना भाई कि बिहार भी एक तरीके से बढ़े, या यूपी बढ़े, या मध्य प्रदेश बढ़े, या फिर जो ऐसे स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं वो भी एक तरीके से बढ़े। तो सरकार का ये भी काम रहता है कि सारी स्टेट्स के जो ग्रोथ है उसको बैलेंस तरीके से कैसे ले जाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि एक स्टेट बहुत आगे बढ़ जाए और एक स्टेट बहुत पीछे छूट जाए। सब स्टेट को साथ में लेकर चलने का काम जो है वो करती है, कौन करती है, सरकार करती है। किसके तहत, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट में इस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करती है ताकि हर एक रीजन जो है वो ग्रो हो पाए। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ केरला ग्रो कर रहा है तो इसी को सपोर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पैसा दे रहा है हमें तो हम ज्यादा सपोर्ट इसको करेंगे, बिहार को नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरकार हमेशा बैलेंस रीजनल ग्रोथ पर फोकस करके चलती है, ठीक है। और चौथा काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट के थ्रू, वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। जैसे कि आपने देखा होगा जब एमजी नरेगा है ना, एमजी नरेगा ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
तो इस एक्ट के तहत क्या होता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया जाता है किसको, रूरल एरियाज में। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो सरकार भी देकर चलती है भाई। और जैसे कि नौकरी निकालना, कि अगर मान लो कि एयरपोर्ट में नौकरी है तो उसको देना, ठीक है। आईएएस, पीसीएस तो खैर स्टेट की देती है, लेकिन आईएएस वाला जॉब, जैसे एसएससी वाली जॉब, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकालती है, वो एक तरीके से वो पोस्ट जो है उसको फिल करने का काम भी किसका है, सरकार का। तो सरकार का ये भी काम है कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सारे लोगों तक पहुंचाने का वो काम करे, ठीक है। तो कितने ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव, और 2 ऑब्जेक्टिव मैंने पहले बता रखा है, जो ट्विन ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। क्लियर यहां तक। अब आगे देखो थोड़ा सा क्या, अब जो है मेन बजट का स्टार्ट होगा, जो क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने कितने टाइप्स होते हैं। हमने बताया कि बजट में क्या चीज होता है भाई, 2 चीज, क्या क्या, सरकार क्या करती है, या तो खर्च करती है, ये बताती है कि हम आने वाले समय में खर्चा कितना करेंगे, या हम कहां से पैसा लाएंगे, ठीक है। 2 ही चीज होती है भाई, सरकार ये बोलती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, तो बजट, जो स्ट्रक्चर ऑफ बजट है उसमें बजट रिसीट हो गया सबसे पहला। तो बजट रिसीट का मतलब हमेशा समझना है इनकम, कि सरकार जो पैसा कहां से आएगा एक तरीके से। अब चूंकि हम इसको प्रॉपर तरीके से इनकम नहीं बोलते हैं, इसी वजह से यहाँ पर नाम इसको हम लोग रिसीट का देते हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो पहला क्या होगा, 2 टाइप के बजट होते हैं, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, याद हो जाना चाहिए भाई, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। अब जो बजट रिसीट रहता है, बजट रिसीट में क्या हो गया भाई, इंक्लूडिंग द रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर किसमें, एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन इसमें 2 चीजें देखा हमने, क्या देखा, रिसीट और एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसीट क्या होता है भाई, बजट रिसीट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कि आने वाले साल में सरकार कहां कहां से पैसा कितना कितना जुगाड़ेगी, उसके बारे में बताने का काम जो है सरकार किसके थ्रू करती है, बजट रिसीट के थ्रू। और बजट रिसीट कितने तरीके के, 2 तरीके के, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, याद रखना। अभी बताऊंगा कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, ठीक है। बस जनरली याद रखना कि 2 तरीके का बजट, बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर, और दोनों के रेवेन्यू का और कैपिटल का मामला चलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, रेवेन्यू रिसीट हो गया और कैपिटल रिसीट हो गया। सेम उसी तरीके से बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कि सरकार आने वाले एक साल में खर्चा किस तरीके से करेगी, कहां कहां खर्च करेगी उन पैसों को जो कि बजट रिसीट के थ्रू प्राप्त होगा। समझ में? नहीं, पास्ट ईयर कैसे हो गया, नहीं क्यों होगा पास्ट ईयर, आने वाले समय में हमारे पास पैसा कहां कहां से आएगा, सरकार का एस्टिमेशन रहता है ना, हाँ वही हम खर्च करेंगे। पास्ट वाला छोड़ दो, पास्ट वाला पास्ट के साथ चलेगा। आने वाले समय में कितना पैसा कहाँ आने वाला है वो रिसीट में, और वो उस पैसे को, जो जितना पैसा आएगा, जो एस्टिमेटेड किए हैं, मान लो कि सरकार ने करा है कि भाई हमारे पास जो टोटल रिसीट आएगा, जो सरकार के पास पैसा आएगा, वो मान लो कि 50 लाख रुपया आएगा, और 50 लाख रुपया में जो रेवेन्यू रिसीट आएगा वो 30 लाख का आएगा, और जो कैपिटल रिसीट है वो 20 लाख का आएगा। अभी बताऊंगा व्हाट डू मीन बाय कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। अभी बस इतना ही याद रखना कि 2 होता है भाई रिसीट, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। सेम उसी तरीके से सरकार ने बोला 50 लाख रुपए आएगा भाई, लेकिन हम लोग खर्च करेंगे ये 50 लाख, किस तरीके से खर्च करेंगे। अब हम मान लो कि हो सकता है कि खर्चा जो करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 30 लाख कर दें, और यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में 20 लाख करें, ठीक है। तो अगर जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा अगर खर्च करेगा, अब हो सकता है कि इसकी कमाई 60 लाख हो जाए, या हो सकता है इसकी कमाई 40 लाख हो जाए, तो उस पर डिपेंड करेगा कि बजट जो है घाटे में गई कि बजट सरप्लस में गई। बजट जैसे बोलते हैं बजट घाटे में चली गई भाई, कि सरकार ने जितना सोचा था उससे कम पैसा सरकार के पास आया, ठीक है, तो वो ज्यादा खर्चा कर दी भाई, जितना इनकम आया उससे ज्यादा, क्योंकि कर्जा वगैरह लेके खर्चा कर दी, तो सरकार क्या डेफिसिट में चली जाती है, घाटे में चली जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर देखने को मिलता है। अब सबसे पहले फोकस रहेगा हमारा रेवेन्यू रिसीट के, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले रिसीट को पढ़ेंगे, फिर हम एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे। रिसीट में कौन कौन से आते हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। उसमें रेवेन्यू रिसीट हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब देखो रेवेन्यू रिसीट में सबसे पहली चीजें जो याद रखनी है, हमें क्या याद रखना है वो देखना। देखो एक तो 2 पॉइंट तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। मतलब रेवेन्यू का मतलब होता है एक तरीके से इनकम, ठीक है। सरकार के पास जो इनकम आता है,
ठीक है, सरकार के पास जो इनकम निकल कर आता है। तो रेवेन्यू रिसीट आर दोज मनी रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें दो गुण दिखता है। वैसे मनी जो दीज रिसीट डू नॉट क्रिएट एनी कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, मतलब वैसा पैसा जैसे कि आप टैक्स देते हो, होता है, तो आप टैक्स देते हो तो सरकार के पास जाता है कि नहीं, टैक्स का पैसा, टैक्स से पैसा सरकार के पास गया, गवर्नमेंट के पास गया, तो क्या गवर्नमेंट आपको ये वापस करेगी? नहीं करेगी, लाइबिलिटी नहीं ना सरकार की, उसके बदले किसी को कोई देना नहीं पड़ रहा सरकार को, आपको टैक्स देना है भाई, मैंडेटरी है कि आपको टैक्स देना है। तो वैसा पैसा जो सरकार के पास आता तो है, लेकिन उसके लिए सरकार लायबल नहीं है कि एक तरीके से वो आपको वापस करे, तो वैसा पैसा कौन सा पैसा होगा? रेवेन्यू रिसीट। समझ में आ गया? लेकिन अगर वही पैसा अगर मान लो सरकार के पास किसी ने किसी से कर्ज लिया होगा, तो वो पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट में वैसा ही पैसा आएगा जिसके लिए सरकार कोई भी कुछ नहीं क्रिएट करती है, क्या? लाइबिलिटी। दीज रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट, मतलब सरकार की संपत्ति में भी कोई कमी नहीं आती है। जैसे कि मान लो सरकार ने क्या करा, सरकार ने मान लो कि सरकारी कंपनी का कुछ हिस्सा बेच दिया और उससे सरकार के पास पैसा आया, तो एक तरीके से वो पैसा कभी भी रेवेन्यू रिसीट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो याद रखना कि वैसा रिसीट या वैसा मनी जिससे सरकार का ना तो एसेट कम हो रहा है, ना तो संपत्ति कम हो रहा है, और ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ना ही एसेट कम हो रहा है। ठीक है, याद रखना, नहीं एसेट कम हो रहा है, नहीं लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो वैसे सारे पैसों को जो सरकार के पास आता है, उन पैसों को हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग राजस्व प्राप्ति। जो सरकार के पास राजस्व आता है, ठीक है, रेवेन्यू आता है, ठीक है, उसको तो राजस्व प्राप्ति हो गया। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से, कितने तरीके के रेवेन्यू रिसीट होते हैं, ये टेबल रटा होना चाहिए। जैसे हमें रटा क्या होना चाहिए भाई, अभी मैंने बताया कि रटा क्या होना चाहिए कि बजट होता है भाई, तो बजट कितने तरीके का? दो भाई। बजट कौन कौन सा? रेवेन्यू, सॉरी, रिसीट और एक्सपेंडिचर, ऐसे कर देते हैं, रिसीट है और एक्सपेंडिचर। ठीक है, और रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम उसी तरीके से रेवेन्यू रिसीट में समझ में आ गया कि रेवेन्यू रिसीट में ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होता है और ना ही एसेट कम होता है। तो आखिरकार कौन कौन से पैसे होते हैं भाई, जिससे ना तो एसेट, ना तो भारत सरकार की कोई संपत्ति में कमी आ रही है, और ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, ना ही सरकार का कोई दायित्व एक तरीके से निकल के आ रहा है, सरकार उस पैसे को वापस नहीं करती है। कौन कौन सा पैसा है भाई? तो सबसे पहले याद रखना कि जो रेवेन्यू रिसीट में दो प्रकार की चीजें आती हैं, एक तो भाई टैक्स रिसीट, ठीक है, और एक होता है नॉन टैक्स रिसीट। ठीक है, जो टैक्स रिसीट और नॉन टैक्स रिसीट। अब टैक्स रिसीट में कौन आ गया? इनकम टैक्स। आप कमाते हो पैसा, आप सरकार को इनकम टैक्स देते हो, तो आप सरकार उसके बदले कुछ पैसा देती है क्या आपको? नहीं ना, आप टैक्स दिए, एक बार खत्म हो गया, इनकम टैक्स हो गया। फिर कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स किसके ऊपर लगता है भाई? प्रॉफिट के ऊपर लगता है। तो वो जो कंपनी प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है किसको? गवर्नमेंट को, तो वो पैसा कभी भी वापस नहीं आती है। ठीक है, फिर स्टेट ड्यूटी हो गया, ठीक है, उसके बाद गिफ्ट ड्यूटी हो गया, रियल एस्टेट पर जो टैक्स वगैरह जाता है, गिफ्ट टैक्स हो गया, कोई गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स लगा है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो लग रहा है, ठीक है, और जीएसटी। ठीक है, कैसे नहीं लगेगा? लगेगा भाई, कौन बोला? ग्रांट दे रहे तो, गिफ्ट दे रहे तो वो अलग बात है, समझ रहे हो, वो अलग बात है कि आप फ्री में दे रहे हो, लेकिन जब आप कोई कमोडिटी या कोई ऐसी चीजें जो एक तरीके से आप दे रहे हो गिफ्ट के रूप में, तो उसमें एक तरीके से आपको टैक्स पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी है ना, तो जीएसटी पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, अब जीएसटी, तो जीएसटी आप देते हो, सरकार आपको वापस करती है क्या जीएसटी? नहीं ना, तो इसीलिए वो कौन सा रिसीट हो गया? रेवेन्यू रिसीट। दूसरा देखो, नॉन टैक्स का पैसा क्या होता है? फीस। आप सरकारी स्कूल में फीस देते हो, ठीक है, आधार कार्ड या कहीं भी सरकारी व्यवस्था में कहीं भी फीस दे रहे हो जाके, तो एक तरीके से वो पैसा आपको वापस होता है? नहीं, लेकिन वो टैक्स का पैसा नहीं, वो क्या है? नॉन टैक्स का पैसा। समझ गए? दूसरा देखो, एस चीट। एस चीट क्या होता है भाई? वैसा इलीगल प्रॉपर्टीज
वैसा इलीगल प्रॉपर्टीज जिस पर सरकार जो है वो एक तरीके से उसका यूज करके पैसा कमा रही हो। जैसे मान लो कि मैं और एक मेरा भाई है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूट चल रहा है और 10 साल से अभी तक सॉल्व ही नहीं हुआ, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सरकार पैसा कमा सकती है जब तक वो डिस्प्यूटेड है। सरकार कोई भी डिस्प्यूटेड लैंड या एरिया का इस्तेमाल करके सरकार पैसा कमा सकती है। सेटलमेंट हो जाएगा, उस समय सरकार खाली कर देगी, समझ गए। तो उस पर जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस सीट बोलते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनी से, जैसे LIC से, ONGC से, ये सब सरकार, रेलवे से, ये सबसे पैसा आता है ना, तो एक तरीके से क्या हो गया, नॉन टैक्स रिसिप्ट, वो सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। ग्रांट और डोनेशन, जैसे कि तुमने बोला डोनेशन किया, ग्रांट किया, तो वो नॉन टैक्स के अंदर नहीं आएगा, वो नॉन टैक्स के अंदर आ गया। उसके बाद देखो स्पेशल असेसमेंट, कुछ अगर स्पेशल को सरकार ने कोई टैक्स वगैरह लगाया है, ठीक है, अलग से सेस वगैरह लगाया, वो सब। फाइन हो गया, फाइन्स क्या होता है भाई, आप हेलमेट नहीं पहने हो, ठीक है, आपको पकड़ लिया पुलिस वालों ने, आपका लाइसेंस नहीं है, उस पर जो फाइन पड़ता है, ठीक है, तो वो सब सारे फाइन्स के पैसे जो है एक तरीके से आपको कहां पर, नॉन टैक्स के अंदर आएंगे। दूसरा रहता है सरकार 5G 4G जो स्पेक्ट्रम रहता है वो बेचती है ना, नेटवर्क बेचती है ना सरकार, 5G 2G 3G 4G। हाँ, BSNL, तो BSNL सरकारी कंपनी तो है, लेकिन सरकार अलग से भी तो बेचती है, BSNL थोड़ा बेचती है, वो सरकार बेचती है ना। तो सरकार अब स्पेक्ट्रम बेची भाई, 5G का नेटवर्क बेच रही है, किसको, रिलायंस को, वोडाफोन को, तो वो सब खरीदती है ना, तो उसका जो पैसा आता है वो सरकार का क्या होगा, नॉन टैक्स रिसीट आएगा। स्पेक्ट्रम मतलब नेटवर्क जो बेचती है, नेटवर्क जो सैटेलाइट के थ्रू निकल के आता है, ठीक है, वही तो है, सैटेलाइट के थ्रू सरकार के पास ही तो नेटवर्क आएगा, कोई प्राइवेट कंपनी के पास तो है नहीं। अब इंटरनेट सेवा जो हमें मिल रहा है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू ही तो मिल रहा है, समझ रहे हो, वो तो कनेक्टिविटी की वजह से जो मिल रहा है, वो कनेक्टिविटी को सरकार बेचती है, तब नहीं तो फिर अगर उसको फ्री में मिल रहा होता, मान लो जियो रिलायंस को, तो हमें फ्री में रिचार्ज करने के लिए नहीं देता, उसको भी तो पैसा पे करना पड़ रहा है सरकार को, इसीलिए तो वो हमसे रिचार्ज करवाती है नेट का इस्तेमाल करने का, समझ रहे हो। तो एक नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो लैन वैन बोलते हैं हम लोग, तो वो सब सारी चीजें वहां पर, कंप्यूटर ज्यादा हो जाएगा इसमें। बस ये याद रखना, सरकार जो स्पेक्ट्रम बेचती है, अपना नेटवर्क बेचती है, 2G 3G 4G 5G, उससे जो सरकार के पास पैसा आता है वो किसके अंदर आएगा, नॉन टैक्स रिसीट। तो हमें समझ में आ गया भाई, जो रिसीट होता है वो एक तरीके से रेवेन्यू रिसीट, दो तरीके का, टैक्स और नॉन टैक्स का। अब देखो इसमें टैक्स रिसीट जो है, जो टैक्स है जनरली, बाकी सारे तो हमने जान लिए भाई, लेकिन इसमें जो कुछ टैक्स होते हैं जिनको पढ़ना जरूरी है, 3 तरीके के टैक्स होते हैं जिसको आपको जानना है। टैक्स क्या है भाई, एक कंपलसरी पेमेंट है, हाँ या ना, टैक्स आपको देना ही देना है, आप टैक्स से बच नहीं सकते हैं। अगर आपको मान लो ये पेन खरीदना है, तो इस पर मान लो 2% टैक्स लगा है, तो आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, नहीं तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगा, मार्केट रन कैसे करेगा। तो इसी में बोला गया कि अब टैक्स जो होता है कंपलसरी पेमेंट होता है, जो गवर्नमेंट को देना होता है, किसके द्वारा, हाउस होल्ड देती है, फर्म्स देती है, और अदर इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स देती है। अब इसमें 3 तरीके का टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो आपका इनकम टैक्स होता है, याद रखना, जो डायरेक्टली आप सरकार को देते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा भी। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भाई, जो GST, जो आप इनडायरेक्टली आप कंज्यूम नहीं करते हो, आप मतलब आप कंज्यूम तो करते हो गुड्स, लेकिन आप उस कंपनी को देते हो जो कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीदा, फिर वो कंपनी किसको देती है, सरकार को। तो हमें समझना है कितने तरीके का, 3, लेकिन इसी के अंदर 6 छुपा हुआ है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, वैल्यू एडेड, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, खत्म हो गया, चलो कोई नहीं, ऐसे कैसे खत्म हो गया, चलो इन तीनों को हम लोग कल वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव, और जो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है भाई, स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, किसी ऊपर लगाते हैं, और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। बस याद करके जरूर आना जितना भी मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।